Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. My name is Dharmendra Singh Bhadoria. I'll be teaching you ethics, aptitude and integrity. तो अगर हम बात करें अपने एथिक्स के सिलेबस की, तो एथिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा थ्योरी का होता है और दूसरा पार्ट हमारा केस स्टडीज का होता है। थ्योरी पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका वेटेज जो है वो 130 मार्क्स का हो जाता है। वहीं केस स्टडीज की अगर हम बात करें 20 मार्क्स की 6 केस स्टडीज आते हैं और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका वेटेज हो जाता है 120 और टोटल अगर वेटेज की बात करें तो हो जाएगा 150 मार्क्स। अब इथिक्स में प्रोसीड करने से पहले हम एक ये समझ लेते हैं कि कैसे हम आपका 125 प्लस स्कोर कर सकते हैं एथिक्स में। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इथिक्स के जितने कीवर्ड हैं, इथिक्स के जो भी कीवर्ड दिए हैं प्लस इथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज में जितने कीवर्ड हैं इन सबको हमें नोट डाउन कर लेना है और नोट डाउन करके इनकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। हालांकि ये सारी की सारी चीजें हम अपने कोर्स में आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं, साथ ही इसके हमें एग्जाम्पल्स तैयार कर लेने हैं। तीसरी अगर हम बात करें, हमें ये देखना है कि उस कीवर्ड का रिलेवेंस क्या है सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में रिलेवेंस क्या है, और चौथा हम उसको कैसे सिविल सर्विसेज में इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन 4-5 डायमेंशंस पे हमें ऑलमोस्ट एथिक्स के सारे सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के आसपास होते हैं। वन मोर थिंग, जब भी आप एग्जाम्पल तैयार करें तो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल का मीनिंग यहाँ पे हुआ, या तो हम आपका लीडर्स के एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, या फिर हम आपका जो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह है, या कोई अधिकारी है, इन सब की एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह इस एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, हमेशा हमें अपने आंसर्स जो हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लिखने हैं। हमें अपने आंसर्स को एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लिखना है, एक एकेडमिक पर्सन की तरह नहीं। अगर हम एकेडमिक पर्सन की तरह लिखेंगे तो उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी, और अगर हम एक अधिकारी की तरह लिखेंगे तो प्रैक्टिकल आंसर होंगे, और अल्टीमेटली यूपीएससी जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आंसर लिखने के लिए रिवार्ड करने वाले हैं। तो अब हम विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल, यानी जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज इथिक्स, इथिक्स क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज नॉट इथिक्स, या व्हाट इथिक्स इज नॉट, क्या इथिक्स नहीं है, ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स इस चैप्टर में। उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ इथिक्स। बहुत सारी जो थ्योरीज हैं इथिक्स की वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इन 4 डायमेंशन में, इन 4 पार्ट्स में हम अपना जो पहला यूनिट है इथिक्स का थ्योरी वाला उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इथिक्स की। इथिक्स क्या होता है? तो इथिक्स की अगर हम बात करें, इथिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड इथोस से निकल के बना है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, कल्चर या हैबिट। तो ग्रीक वर्ड इथोस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है कैरेक्टर, कल्चर या हैबिट, यानी लोगों की वो हैबिट जो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करें, उसको इथिक्स बोलते हैं। या हम और सिंपल डेफिनेशन समझे इथिक्स की, तो इथिक्स का मतलब है ह्यूमन एक्शंस की स्टडी करना, और वो भी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। यानी हम इंसान का जो एक्शन है वो इस पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं कि क्या उसका एक्शन सही है या फिर उसका एक्शन गलत है। तो सिंपली हम इसको और ब्रेक डाउन ऐसे कर सकते हैं कि ह्यूमन का जो एक्शन है, ह्यूमन का जो एक्शन है वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, किसके पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से नहीं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है कि वो सही है या फिर गलत है, उसको हम बोलते हैं इथिक्स। तो इथिक्स वो पैरामीटर्स हैं, वो क्राइटेरियाज हैं जो ये बताते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का एक्शन राइट है या फिर रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इथिक्स जो है, आप देखेंगे इथिक्स फंडामेंटली किसके अराउंड रहता है कि क्या सही है, क्या सही चीज है करने लायक, यानी क्या चीज सही है और क्या सही चीज इंसान को करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहोल्ड किया, बट इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंसान फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अपनी लिमिट्स को न भूले, ये भी उसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है
वो सोसाइटी के एथिक्स बता रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मीनिंग ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी उलूल जुलूल बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एरिस्टोटल ने अपनी किताब थी निकोमेशियन एथिक्स, उसमें इथिक्स की डेफिनेशन दी है, और उस इथिक्स की डेफिनेशन में एरिस्टोटल कहते हैं कि इथिक्स जो है वो ह्यूमन के आइडियल कैरेक्टर की स्टडी है, यानी एक अच्छे इंसान के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक अच्छे इंसान के अंदर कौन कौन सी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके बारे में जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, उसको इथिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से क्या डेफिनेशन है एथिक्स की, कि क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि हमें दूसरों के साथ वो नहीं करना है जो हम अपने साथ नहीं होने देना चाहते हैं। अगर मान लो आपको लगता है कि आपसे कोई झूठ नहीं बोले, तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों से झूठ ना बोलें। महाभारत में भी सेम कोट यूज किया गया कि आत्मानी प्रतिकूलानी परेशानम न समझे, इन अगर आप किसी को परेशान करेंगे या आप ये चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आप भी किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमने यहाँ पे समझी हैं। अब हम चलते हैं कुछ आपका जो फेमस एग्जाम्पल्स होते हैं जब भी एथिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे ट्रॉली प्रॉब्लम। जैसे आप लोगों को सोचना है, इसमें एक चीज याद रखना, एथिक्स में कोई भी चीज ना तो पूरी तरह से सही होती है और ना ही चीज कोई भी पूरी तरह से गलत होती है। जैसे यहां पे आप देखेंगे ये ट्रॉली है, ये सीधी चली आ रही है, और यहां पे आप देखेंगे ये 5 वर्कर, ये 4 जो वर्कर हैं ये वर्क कर रहे हैं। अगर यहां पे मान लो आपके पास लीवर है जिसको आप पुल कर सकते हैं, अगर आप पुल कर देते हैं तो यहां पे एक वर्कर जो काम कर रहा है वो मारा जाएगा। अब आप कैसे डिसीजन लेंगे? सपोज अगर आपने सोचा कि इसकी तो गलती नहीं है, जो जैसा हो रहा है वो वैसा होने दो, तो आप एक इथिक्स के अलग अप्रोच वाले व्यक्ति हो जाएंगे। अगर आप लीवर पुल करते हैं और आप सोचते हैं कि 4 को बचाने के लिए अगर एक को मारना भी पड़े तो वो भी सही है, तो फिर आप एक अलग स्टडी वाले व्यक्ति हैं। ध्यान रहे, दोनों ही केसेस में आप सही हैं, गलत नहीं है। दोनों ही केस में आप ऐसा नहीं है गलत है, दोनों ही केस सही हैं, बट दोनों ही केस में अलग अलग जो की स्टडीज हैं इथिक्स की वो अप्लाई हो रही हैं। नेक्स्ट है हिंज डायलेमा। हिंज डायलेमा की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम हिंज था, उसकी एक वाइफ थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी वाइफ की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। हिंज अपनी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको एक मेडिसिन लिखता है, और वो मेडिसिन उस शहर के सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल थी। हिंज उस मेडिकल स्टोर के पास जाता है, मेडिकल स्टोर वाला उससे $1 मिलियन मांगता है। अब हिंज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद वो $0.5 मिलियन इकट्ठा कर पाया। हिंज ने उस मेडिकल स्टोर वाले से रिक्वेस्ट किया कि बाकी का जो $0.5 मिलियन है वो बाद में धीरे धीरे करके दे देगा, बट मेडिकल स्टोर वाला नहीं माना। जब मेडिकल स्टोर वाला नहीं माना, चूंकि हिंज अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, उसने क्या किया, नेक्स्ट डे प्लान बनाया कि वो मेडिकल स्टोर में क्या करेगा, चोरी करेगा, थेफ्ट करेगा। और उसने नेक्स्ट डे किया भी वही, उसने चोरी कर ली। चोरी करने के बाद मेडिकल स्टोर वाले को मालूम चल गया कि चोरी करके कौन ले गया है। उसके बाद हिंज को पकड़ा गया। जब हिंज को पकड़ा गया, जब हिंज की कोर्ट में पेशी हुई, तो उसके बाद आप देखेंगे यूरोप में बहुत सारी डिबेट स्टार्ट हो जाएंगी, स्पेशली इन ब्रिटेन। तो वहां से हमने लिया है। अब जैसे हिंज जो है, हिंज अपनी जगह हो सकता है एक पर्सपेक्टिव में सही हो, बट दूसरे पर्सपेक्टिव में हो सकता है हिंज गलत भी हो। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूपेण सही और गलत नहीं होता। जस्ट एक प्रकार से डिफरेंस इस बात का होता है कि आप किस थ्योरी से उसको देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्नलिज्म की, अगर हम बात करें, अगर कोई जर्नलिस्ट है, अगर कोई अनवेरिफाइड स्टोरी को पब्लिश करने से मना कर देता है, भले ही उससे टीआरपी बढ़ रही हो, तो ये क्या है, ये एथिकल एक्शन है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट बिना इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए हुए सिर्फ टीआरपी को बढ़ाने के लिए, व्यूज को बढ़ाने के लिए किसी भी न्यूज को चला देते हैं। ऐसे इंजीनियर है, अगर इंजीनियर जो है सेफ्टी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है इन केस ऑफ कॉर्पोरेट कॉस्ट कटिंग, तो वो इंजीनियर एक प्रकार से अपने एथिक्स को फॉलो कर रहा है। हिंज का डायलेमा मैंने आपको समझा दिया, ट्रॉली प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी। सेम प्रकार से आप देखेंगे विसल ब्लोअर का डायलेमा है कि अपनी जॉब की रेपुटेशन को ऊपर रखे, यानी अपनी जॉब को ऊपर रखे या कंपनी की रेपुटेशन को ऊपर रखे। तो इस प्रकार के अक्सर डायलेमा जब हम एथिक्स की केस स्टडी सॉल्व करेंगे, एथिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमें इस प्रकार के डायलेमा आते हैं। तो ये है आपका एथिक्स के डायलेमा के बारे में। अब ध्यान रहे, एथिक्स के जो डायलेमा है, इन डायलेमा को ही सॉल्व करने में जो एथिक्स है वो आपकी मदद करता है। तो एथिक्स जो है आपको इस प्रकार के डायलेमास को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा,
अभी हमने ये देखा एथिक्स की डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे एथिक्स जो है हमें लाइफ में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब इसके बाद हम ये देखने वाले कि एथिक्स क्या नहीं है। ये तो हमने देख लिया एथिक्स क्या है। अब ऐसी क्या चीजें जो एथिक्स में नहीं आती हैं। सबसे पहले एथिक्स में फीलिंग्स नहीं आती। जैसे मान लो कई बार आपको अंदर से फील हो रहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो जरूरी नहीं है वो चीज इथिकल ही हो। तो जैसे एथिक्स जो है सिर्फ ये नहीं कि आपको अंदर से कोई चीज सही गलत लग रही है तो वो सही है गलत ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके सामने एक बेगर आया, आपने देखा कि उसकी स्थिति बहुत खराब थी, आपने उसको मान लो 50 रुपीज दे दिए। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि सेम बेगर एक लिकर शॉप के सामने खड़े होकर के शराब पी रहा है, देन और जो अंदर का आपका जो इथिकलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि फीलिंग्स जो जरूरी नहीं है कि इथिकल हो। जैसे वन में पर्सनली थिंक इट इज ओके टू चीट, हो सकता है किसी को लगता हो पर्सनली कि भी चीट करना ठीक है, बट अगर हम बात करें एक जर्नल ओपिनियन देखें तो चीटिंग किसी भी फॉर्म में हो गलत ही मानी जाती है। नेक्स्ट, इथिक्स रिलीजन नहीं है। जैसे आप देखेंगे ज्यादातर धर्म में जो चीजें कही जाती हैं वो इथिकल होती हैं, बट इस चीज को भी हमें याद रखना है कि जो भी चीज आपका रिलीजन में कही जाएगी वो आपका इथिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इथिक्स जो है वो रिलीजन से डिफरेंट होता है, क्योंकि रिलीजन में आपका सिंगल डॉगमेटिक आइडियोलॉजी होती है, जबकि इथिक्स में मल्टीपल आइडियोलॉजीज होती हैं। जैसे सती, अनटचेबिलिटी, खतना की जो प्रैक्टिस होती है बोहरा मुस्लिम्स में, ये एक समय में इथिकल हुआ करती थी, या एक समय इनको भी इथिकल माना जाता था रिलीजन में। बट इथिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चाहे सती हो, चाहे अनटचेबिलिटी हो, चाहे खतना हो, इनको अनइथिकल ही माना जाता है। अब चूंकि इथिक्स रिलीजन नहीं है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इथिक्स और रिलीजन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं इथिक्स। इथिक्स जो है वो रीजन पे आधारित होता है, लॉजिक पे आधारित होता है और ह्यूमन कॉन्साइंस पे आधारित है, जबकि रिलीजन जो है वो फेथ, डिवीन अथॉरिटी और सेक्रेट टेक्स्ट पे आधारित होता है। इथिक्स का जो स्कोप है वो यूनिवर्सल है। इथिक्स हर एक व्यक्ति पे अप्लाई होता है, ऑल ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो उसको फॉलो करते हो या फिर नहीं करते हो। जबकि रिलीजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ उसके फॉलोअर्स पे ही अप्लाई होता है। अगर हम बात करें इथिक्स में इंसान के अंदर जो मोटिवेशन है वो उसकी मोरल ड्यूटी होती है। इथिक्स को फॉलो करना हमारी मोरल ड्यूटी है, ये हमारा रीजनल डिलिब्रेशन है कि हमें आपका इथिकल होना है। जबकि रिलीजन में लोग आपका रिलीजन को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर पाप पड़ेगा, उनको आपका जिंदगी के बाद यानी आपका उनकी लाइफ खत्म होने के बाद बहुत सारे नर्क वगैरह भोगना पड़ेगा, है ना। भगवान की कमांड है इसलिए उनको ऐसा फॉलो करना। तो रिलीजन में आप देखेंगे एक प्रकार का बर्डन टाइप का होता है, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इथिक्स जो है, इथिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये समय के साथ अपने आप को बदल लेता है, समय के साथ चीजें चेंज कर लेता है। जबकि रिलीजन जो है वो फिक्स्ड होता है। रिलीजन आप देखेंगे रिजिड होता है, रिलीजन में आपको डॉगमा देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि रिलीजन फिक्स है, रिलीजन चेंज नहीं होता, जबकि इथिक्स जो है वो आपका समय के साथ चेंज होता रहता है। इथिक्स की अगर हम बात करें, इथिक्स में मोरल गुडनेस होती है, सोशल जस्टिस, ह्यूमन वेलफेयर, इन तमाम गोल्स को इथिक्स में डिसाइड किया जाता है। जबकि रिलीजन के जो गोल्स होते हैं वो स्पिरिचुअल साल्वेशन, डिवीन ओबीडियंस और रिचुअल प्योरिटी, इन गोल्स पे रिलीजन आधारित होता है। अब ये तो हमने देख लिया इथिक्स और रिलीजन के बीच में कि इथिक्स और रिलीजन सेम नहीं होते, बट बहुत सारे टाइम आप देखेंगे इथिक्स और रिलीजन सेम भी होते हैं। इथिक्स लॉ भी नहीं होता, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि लॉ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इथिकल नहीं होती हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जो इथिक्स है या जो लॉ है वो एक दूसरे को एक प्रकार से सब्सटेंशिएट करते हैं। जो इथिक्स में कहा जाता है वही लॉ में कहा जाता है। तो इथिक्स इज फंडामेंटली अबाउट द स्पिरिट, वेयर इज लॉ इज रिजिडली अबाउट द रिटन लेटर। जैसे आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो एक प्रकार से इथिकल था। क्यों इथिकल था? क्योंकि उस समय एक लॉ लाया गया था, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ आया था। रोलेट एक्ट जो है ये क्या था? अनएथिकल एक्ट था, क्योंकि नो अपील, नो दलील और नो वकील वाला कॉन्सेप्ट। तो इथिक्स एंड लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है? इथिक्स जो है वो सोसाइटल नोशन है राइट एंड रॉन्ग की, और जो लॉ है वो लीगल नोशन है राइट और रॉन्ग की। अगर हम इथिक्स में बात करें, यहाँ मोरल स्वेसन होता है, यानी हम यहाँ पे सामने वाले को परसुएड करते हैं कि आपको ऐसा एथिकल बनना है। यहाँ पे आप देखेंगे कोएर्शन होता है, पनिशमेंट का फियर होता है, इसलिए लोग लॉ को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें इथिक्स की, इथिक्स जो है मोरली एक्सेप्टेड होता है। इथिक्स क्या है? मोरली एक्सेप्टेड है और लगभग लार्जर ग्रुप्स के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें लॉ की, लॉ जो है उसमें आप देखेंगे कि सॉवरन स्टेट के द्वारा उसको इन्फोर्स कराया जाता है। उसमें मोरलिटी जो होती है लॉ में, उसको स्टेट्स के द्वारा फोर्सफुली कराया जाता है। इथिक्स जो है अनरिटन होता है, अनकोडिफाइड होता है। जबकि अगर हम बात करें लॉ की, लॉ आपका रिटन भी होता है और कोडिफाइड भी होता है।
अगर हम बात करें एथिक्स में सोशल इंपोजिशन होता है अगर कोई भी इंडिविजुअल एथिक्स को फॉलो नहीं करता है। जबकि लॉ के केस में क्या होता है, जो स्टेट बैक्ड इंपोजिशन है कि अगर आपने लॉ फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, वो होता है। अगर हम बात करें एथिक्स की, एथिक्स आपका हो सकता है स्टेट लॉ को कंफर्म करे और ना भी करे। जबकि लॉ की अगर हम बात करें, लॉ ज्यादातर केस में सोसाइटल एथिक्स के साथ ही होता है। और ऐसा जरूरी नहीं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लॉ जो है वो सोसाइटल एथिक्स के एकदम अपोजिट में हो। जैसे अनटचेबिलिटी एक समय पे आपका सोसाइटल एथिक्स हुआ करता था, बट बाद में आप देखोगे कि आपका अनटचेबिलिटी को जो लॉ के द्वारा बैन किया गया। जैसे पॉलीगेमी आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर समाज में पॉलीगेमी चलती है, बट फिर लॉ लाया गया, लॉ के माध्यम से उसको बैन भी किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इथिक्स का वायलेशन होता है तो इसमें सोशल सैंक्शन होता है, यानी समाज बहिष्कार कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लॉ को वायलेट करता है तो उसको स्टेट के द्वारा पनिश किया जाता है। अगर हम बात करें इथिक्स जो है मैक्सिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, यानी एक अच्छे इंसान को इस लेवल की वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें लॉ जो है, लॉ में मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इतना तो मिनिमम हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करना ही है। तो इथिक्स जो है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स हैं, जबकि लॉ जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड है। जैसे यहाँ पे हमने दो कोड भी यूज किए हैं कि गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ, बैड पीपल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड लॉ। यानी जो अच्छे लोग हैं उनको लॉ की आवश्यकता नहीं है, और जो बुरे लोग हैं वो लॉ से अपने आप को कोई ना कोई आपका रास्ता निकाल ही लेते हैं कि कैसे लॉ को साइडलाइन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद का भी कोट है कि सोसाइटी कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग ओनली बाय मेकिंग द स्ट्रॉन्ग लॉज। मतलब इसमें कहा गया कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कि सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग जो है लॉ बना करके नहीं किया जा सकता। सोसाइटी को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हम अपने लोगों को अच्छे कैरेक्टर वाला बनाएं, यानी इथिकल बनाएं। इथिकल बना करके ही हम अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ और इथिक्स की, तो इनमें समानता क्या है। कई बार आप देखेंगे कि लॉ जो है बहुत सारे सोसाइटल एथिक्स को इंप्लीमेंट करता है। जैसे आप देखेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सोसाइटल एथिक्स हैं, इनको लॉ के माध्यम से ही इंप्लीमेंट किया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि जो लॉ है वो सोसाइटी में बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस लाता है। जैसे आप देखेंगे सती एबोलिशन, डाउरी एबोलिशन, तो ये जो तमाम एक्ट इनके माध्यम से आप देखेंगे कि लॉ एक प्रकार से हमारे एथिक्स को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। कई बार आप देखेंगे लॉ जो है वो सोसाइटल एथिक्स के काउंटर में भी जाता है। जैसे जिससे कई बार आप देखेंगे कि लॉ के इन्फोर्समेंट में डिफिकल्टी भी होती है। जैसे सोसाइटी में कोई बिलीफ है उसके विरोध, जैसे हाइपोथेटिकली हेलमेट का लॉ ले लो, तो कई बार लोगों को लगता है कि हेलमेट लगाने से उनको दिक्कत हो रही है, नहीं लगाते सीट बेल्ट को लेकर के। तो कई बार इन चीज़ों के इन्फोर्समेंट में हमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि सोसाइटल लॉ नहीं है या सोसाइटल एथिक्स का पार्ट नहीं है, बट लॉ का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एथिक्स जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स भी नहीं है। जैसे हो सकता है आपको कोई चीज़ पसंद हो, बट जरूरी नहीं वो जो आपको पसंद है वो एथिकल है। जैसे एक स्कूल का सीनियर है, वो लोगों को बुली करना, अपने जूनियर्स को बुली करना, अपने जूनियर्स को हैरेस करना उसे अच्छा लगता हो, बट क्या वो उसका एक्ट एथिकल है? नहीं है एथिकल एक्ट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, एथिक्स जो है वो मोरालिटी भी नहीं है, क्योंकि जो मोरालिटी है, मोरालिटी एक प्रकार से इंडिविजुअल क्राइटेरिया है, यानी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स हैं राइट और रॉन्ग की। ये क्या है? इंडिविजुअल स्टैंडर्ड है राइट और रॉन्ग की, कि यार इंडिविजुअल को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसको मोरालिटी कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि एथिक्स इज नॉट मोरालिटी, मोरालिटी जो है वो प्योरली इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स हैं राइट और रॉन्ग बिहेवियर के। जब एथिक्स की अगर हम बात करें तो ये सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं राइट एंड रॉन्ग के। तो इसमें इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। सोसाइटल नोशन राइट रॉन्ग की एथिक्स हो गया, इंडिविजुअल नोशन राइट रॉन्ग की मोरालिटी हो गया। मोरालिटी को लार्जर ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब लार्जर ग्रुप मोरालिटी को एक्सेप्ट कर ले तो वो एथिक्स हो जाता है, और जब किसी इंडिविजुअल की मोरालिटी है तो वो मोरालिटी है। इसमें आप देखेंगे ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें आप देखेंगे सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कोडिफाइड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे कोडिफाइड होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। यहाँ पे आप देखेंगे डायनेमिक इंटरप्रिटेशन के लिए फ्लेक्सिबल है, ये आपका रिजिड है क्योंकि इंडिविजुअल की है। यहाँ पे आप देखेंगे अदर के पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट होता है, ये सेल्फ के पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है इसका एप्लीकेशन जो है अक्रॉस ग्रुप है, यानी मल्टीपल ग्रुप्स पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्सन टू पर्सन फ्लूइडली चेंज होता रहता है। अब अगर हम बात करें इथिक्स और मोरालिटी के बीच में समानताएं कैसे हो सकती हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कई बार हमें देखने को मिलेगा कि सोसाइटल जो इथिक्स है वो कहीं ना कहीं आपका मोरालिटी को ही रिइंफोर्स करता है। जैसे इमेजिन करो, सपोज कोई इंडिविजुअल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई एक इंडिविजुअल है पर्सन ए, इसकी जो मोरालिटी है और सोसाइटी के जो इथिक्स हैं ये सेम है, ये सेम है दोनों की, इसकी मोरालिटी और इसकी एथिक्स दोनों सेम है।
तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? अगर इंडिविजुअल की मोरालिटी और सोसाइटल एथिक्स दोनों सेम है तो इससे क्या होगा? पीस और हार्मनी रहेगी इंडिविजुअल के अंदर, वो अपना इमोशनल मेंटल वेलबींग डेवलप कर पाएगा। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि इंडिविजुअल की मोरालिटी और सोसाइटल एथिक्स सेम है तो उसके अंदर कन्फर्मिटी का कल्चर आएगा। हो सकता है कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग ना रहे, क्योंकि वो चीजों को क्रिटिसाइज ना कर पाए। एक प्रकार से जो भेड़ चाल होती है, ग्रुप थिंकिंग होती है, वो उसमें आ सकती है। सोशल स्टैग्नेशन भी प्रमोट हो सकता है इन सब वजहों से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर सोसाइटल एथिक्स और इंडिविजुअल की जो मोरालिटी है दोनों समान नहीं है तो इसके बेनिफिट क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होगी, इससे लोग आपका क्वेश्चन करेंगे, इससे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी प्रमोट होगी, रेनेसा, हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स, ये सब इसी के तो एग्जाम्पल है। बट इसके कंसर्न क्या है? पब्लिक अनरेस्ट और कंफ्यूजन बना रहेगा लोगों में, इससे लोग आपका अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे, इससे पीस डिस्टर्ब होगी। इससे आप देखेंगे कि जो आपका एनार्की है वो समाज में हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन ये है कि जो पॉजिटिव टेंशन है एथिक्स और मोरालिटी के बीच में वो तो हेल्पफुल है, बट पूरी तरह से टेंशन को दबा देना ये गलत है। अगर हम पूरी तरह से टेंशन को दबाते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर टेंशन है वो पॉजिटिव टेंशन होनी चाहिए, वो हेल्पफुल है, क्योंकि अगर पॉजिटिव टेंशन होगी तो इससे हम सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस करके आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है इथिक्स इज नॉट सोशल नॉर्म्स। इथिक्स सोशल नॉर्म्स नहीं है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स जो हैं वो कंटेक्चुअली होते हैं, जो आपका सोसाइटी के कस्टम्स वगैरह होते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी के, उनके आधार पे सोशल नॉर्म्स बनाए जाते हैं। अब हो सकता है कोई स्पेसिफिक सोशल नॉर्म्स जो है वो हो सकता है फुली अलाइन करता हो इथिक्स के साथ, जैसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ये इथिकल भी है और ये हमारी सोसाइटी का सोशल नॉर्म भी है। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सोशल नॉर्म्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपका एथिक्स के अगेंस्ट हो जाएं। जैसे अगर हम बात करें कि इंटरकास्ट मैरिज कोई ले लेते हैं, तो हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज जो है ये सोशल नॉर्म ना हो, इन इंटरकास्ट मैरिज सोशली अलाउड नहीं है बट इथिकली है, क्योंकि आपका अगर कोई इंडिविजुअल 18 से ऊपर का है यानी मेजर है, देन ही इज फ्री टू डिसाइड। इथिक्स जो है वो वैल्यूज भी नहीं है। आप ध्यान रहे, इथिक्स वैल्यूज नहीं है, इस चीज को हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने वाले हैं, अपने आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जहां पे हम ह्यूमन वैल्यूज नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे इसको हम कवर करने वाले हैं। तो अब इतना सब हमने पढ़ लिया कि इथिक्स रिलीजन नहीं है, इथिक्स नॉर्म्स नहीं है, इथिक्स आपका लॉ नहीं है, इथिक्स आपका हमारी फीलिंग्स नहीं है, तो फिर इथिक्स क्या है वो हम इसमें पढ़ने वाले एसेंस ऑफ इथिक्स में। ध्यान रहे, एसेंस ऑफ इथिक्स में हम उस चीज को पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से कोर प्रिंसिपल हैं जो इथिक्स की डोमेन को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो है मोरल इंट्यूशनिज्म। मोरल इंट्यूशनिज्म जो है ये फिलॉसफी ये कहती है कि ऑब्जेक्टिव मोरल जो ट्रुथ्स हैं, इसका कहना है कि वो चीज इथिकल है जिसको हम अपने इंट्यूशन के माध्यम से जान सकते हैं। यानी इनका कहना है कि हमारे इंट्यूशंस जिस चीज को बोल रहे हैं वही चीज मोरली करेक्ट है, इन लॉजिकल इन्फरेंस वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, मोरल इंट्यूशनिज्म ये कहता है। जैसे इसमें आप देखेंगे राइट और रॉन्ग किसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है? गट फीलिंग के बेसिस पे। यार जैसे मान लो हाइपोथेटिकली इमेजिन करो कि आप रोड पे जा रहे थे, आपने देखा कि एक व्यक्ति है वो पैदल पैदल जा रहा है, आपको अंदर से गट फीलिंग आई कि आपको इस व्यक्ति को लिफ्ट दे देना चाहिए, तो आपने उसको लिफ्ट दे दी, तो ये आपकी क्या है? गट फीलिंग है। तो ये जो स्कूल के लोग हैं मोरल इंट्यूशनिज्म वाले लोग, वो कहेंगे यही इथिकल चीज है। जैसे मान लो इंस्टिंक्टिवली पुलिंग ए चाइल्ड बैक फ्रॉम रनिंग इनटू ए बिजी स्ट्रीट विदाउट वेटिंग फॉर लॉजिकल डिटेक्शन प्रोसेस। जैसे मान लो आप एक बिजी स्ट्रीट में जा रहे थे, आपने देखा कि एक गाड़ी तेज आ रही है, बच्चा क्रॉस करने वाला था, आपने बिना लॉजिक लगाए हुए बच्चे को वहां से खींच लिया, तो ये क्या है? इनके हिसाब से यही इथिकल एक्ट है। तो इंट्यूशन जो हमारे हैं वही आपका सच्चा सोर्स है इथिकल का, इथिक्स का, ऐसा मोरल इंट्यूशनिज्म वाले लोग कहते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव इथिक्स। एब्सोल्यूट इथिक्स वाले लोग ये कहते हैं कि जो इथिकल चीजें हैं वो कंप्लीटली फिक्स्ड हैं, ये समय के साथ चेंज नहीं होती, प्लेस के साथ चेंज नहीं होती। यानी इनके हिसाब से जो भी चीज इथिकल आज है वो कल भी होगी, जो इंडिया में इथिकल है वो अमेरिका में भी इथिकल होगा, जो दिल्ली में इथिकल है वो उत्तर प्रदेश में भी इथिकल होगा। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं करते हैं। इनके हिसाब से मर्डर जो है वो ऑलवेज रॉन्ग है, चाहे फिर वो सेल्फ डिफेंस में ही क्यों ना किया गया हो। रिलेटिव इथिक्स वाले लोग ये कहते हैं कि टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से जो इथिक्स है वो चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वाले क्या कह रहे थे? टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से इथिक्स चेंज नहीं होता, ये कहना चेंज हो जाता है। जैसे जो वाइन है, वाइन को पीना इंडिया में अनएथिकल है। आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारी मैरिजेस में वाइन को एक्सप्लिसिटली मना किया जाता है, जबकि यूरोप वगैरह में चले जाएंगे वहां पे इसको प्रमोट किया जाता है। जैसे बीफ ईटिंग इंडिया में आपका अनएथिकल है, जबकि अमेरिका वगैरह में एथिकल माना जाता है इसको। जैसे इसमें लिखा है कि किलिंग एन एनिमी सोल्जर ड्यूरिंग एक्टिव वार टाइम,
इज नॉट रॉन्ग। जैसे एनिमी जो सोल्जर है उसको लड़ाई के समय मारना गलत नहीं है, बट अगर लड़ाई शांत है तो उस समय मारना गलत है। तो एब्सोल्यूट एथिक्स की अगर हम बात करें, ये फिक्स होता है, यूनिवर्सल होता है। रिलेटिव एथिक्स की बात करें, फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। एब्सोल्यूट एथिक्स आपका रीजन, डिवीन लॉ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है, जबकि रिलेटिव की बात करें सोशल नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब से आपका आता है। एब्सोल्यूट एथिक्स ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि रिलेटिव एथिक्स सब्जेक्टिव होता है। एब्सोल्यूट एथिक्स वाले ये कहेंगे कि लाइंग जो है वो हमेशा रॉन्ग है। रिलेटिव एथिक्स वाले कहेंगे लाइंग जो है वो एक्सेप्टेबल है, झूठ बोलना एक्सेप्टेबल है। अगर आप किसी इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं देन इट इज एक्सेप्टेबल। तो हमने यहाँ पे एसेंस ऑफ एथिक्स पढ़ा। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एथिक्स को डिसाइड करते हैं। तो ध्यान रहे, अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं पर्सन, तो पर्सन टू पर्सन एथिक्स डिसाइड होता है, प्लेस टू प्लेस डिसाइड होता है, टाइम टू टाइम डिसाइड होगा, रिलीजन के हिसाब से डिसाइड होगा एथिक्स, इंडिविजुअल के हिसाब से डिसाइड होगा, सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप बिना पढ़े भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा सबसे पहला इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे किसी भी इंडिविजुअल को कितना नॉलेज है, उसकी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, कोर एटीट्यूड क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं उस इंडिविजुअल के एथिक्स को। जैसे राजा राम मोहन रॉय जो है, उन्होंने अपनी भाभी को, यानी जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी, उनको उन्होंने आपका सती होते हुए देखा और यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि आगे कोई भी जो महिला है वो सती नहीं होगी। यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपका एथिक्स डिसाइड होता है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपकी कॉन्साइंस, इंट्यूशन, इन तमाम चीज़ों से जो है आपका एथिक्स डिसाइड होता है। जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल ने सैंड माफियाज के खिलाफ जो नोएडा में एक्शन किया था, वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। बहुत सारे कलेक्टर आए होंगे दुर्गा शक्ति नागपाल से पहले, बट ये तो दुर्गा शक्ति नागपाल ही थी ना जिन्होंने आपका इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाया। तो ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो उसके एथिक्स को डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिचुएशनल फैक्टर्स या सर्कमस्टांसेस। कई बार आप देखेंगे कि जैसे सिचुएशन के हिसाब से हमारे एथिक्स आपका चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो हाइपोथेटिकली इमेजिन करो, अगर किसी का बच्चा भूखा है तो व्यक्ति चोरी भी कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है। तो इमरजेंसी वेरिएशंस में हमारे जो मोरल कैलकुलेशंस हैं वो बदल जाते हैं। जैसे स्टीलिंग फूड टू कीप ए हंग्री चिल्ड्रन अलाइव, अगर किसी का भूखा बच्चा है तो उसे अगर जिंदा रखना है तो उस केस में हम चोरी करने को अनएथिकल नहीं कह सकते। जैसे कई बार आपने देखा होगा एम्बुलेंसेस जो हैं वो ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर देती हैं, वो अनएथिकल नहीं है क्योंकि वो किसी की जान बचाने के लिए आपका लॉ को ब्रेक कर रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उसको एथिकल माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे इसमें देखेंगे कल्चरल नॉर्म्स, जैसे रीजनल एक्सेप्टेंस ऑफ वाइन कंजप्शन। जैसे इंडिया में जो है वाइन कंजप्शन उतना अलाउड नहीं है, यूएसए में, यूरोप में आप देखेंगे कि वाइन कंजप्शन जो है वो पूरी तरह से अलाउड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलीजियस बिलीफ्स की, तो कई बार आप देखेंगे कि कई जो रिलीजन है उनमें डिफरेंट टाइप की फूड को प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे सपोज समबडी इज कमिंग फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन, मान लो कोई क्रिश्चियन रिलीजन से है, तो उस केसेस में जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो अलाउड है। बट सपोज करो कोई हिंदू फेथ से आ रहा है और हिंदूज में भी मान लो हाइपोथेटिकली इमेजिन करो इस्कॉन है, स्वामीनारायण है, अगर इनसे आने वाले लोग हैं तो हो सकता है वो गार्लिक और ऑनियन भी ना खाते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोफेशन के हिसाब से एथिक्स बदल जाता है, डॉक्टर्स के लिए अलग एथिक्स है, लॉ वालों के लिए अलग एथिक्स है, टाइम के हिसाब से ही बदल जाता है। जैसे आप देखेंगे कि एक समय LGBTQ की जो राइट्स हैं उनको लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे, बट आज की टाइम में आप देखेंगे LGBTQ राइट्स को हम रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, सेम सती के साथ है। इसी प्रकार से लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करें तो लेजिस्लेटिव जो रीइंफोर्समेंट है वो भी चीज़ों को लीगल एथिकल और अनएथिकल बना देता है। जैसे एंटी डाउरी लॉज ने डाउरी लेने को अनएथिकल बना दिया। एजुकेशन और अपब्रिंगिंग भी एथिक्स को डिसाइड करती है, जैसे डिसिप्लिन है, पंचुअलिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन और अपब्रिंगिंग से डिसाइड होती हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस भी कई केसेस में आप देखेंगे कि एथिक्स और अनएथिकल चीज़ों को डिसाइड करती है। जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस हो गई, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किससे डिसाइड होती हैं? सोशल एक्सपेक्टेशन से डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट है डिवीन कमांड थ्योरी। डिवीन कमांड थ्योरी ये कहती है कि जो गॉड है वो अल्टीमेट डिटर्मिनेंट है एथिक्स का, यानी भगवान ने जो कह दिया वही आपका एथिकल है और भगवान ने जो नहीं कहा है वो अनएथिकल है। अब भगवान ने कहा ये कौन डिसाइड करेगा? अल्टीमेटली रिलीजियस प्रीचर्स डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम तरहों से एथिक्स को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इथिक्स के कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे और कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, अगर कोई व्यक्ति इथिक्स को फॉलो करता है तो इंडिविजुअल लेवल पे उसमें क्या फायदा होगा? उसके अंदर इंटीग्रिटी आएगी, यानी उसके अंदर राइट कंडक्ट आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी उसकी स्पीच में, थॉट में और एक्शन में,
मनसा वाचा कर्मणा तीनों में उसकी हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। फेयरनेस देखने को मिलेगी पर्सनल कंडक्ट में, हमें क्रेडिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रोबिटी देखने को मिलेगी अधिकारियों में, डीप सेल्फलेसनेस वगैरह देखने को मिलेगी इंडिविजुअल लेवल पे। तो अगर एथिक्स हम फॉलो करते हैं तो ये हमें तमाम फायदे इंडिविजुअल लेवल पे देखने को मिलेंगे। अगर हम सोसाइटल लेवल की बात करें तो सोसाइटल लेवल पे हमें जस्ट सोसाइटी देखने को मिलेगी, ऐसी सोसाइटी देखने को मिलेगी जिसमें हार्मनी होगी, जिसमें लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा, और अल्टीमेटली यही चीज़ है जो सोशल कैपिटल को बढ़ाने में हमारी मदद करेगी और जिससे एक प्रकार से ब्रदरहुड भी एक प्रकार से जनरेट होगी। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी, क्लीन गवर्नेंस इंश्योर होगा, पब्लिक फेथ होगी, और अल्टीमेटली इससे हम सोशल जस्टिस को इंश्योर कर पाएंगे। ये तो हमने देखा कि एथिक्स फॉलो करने के फायदे क्या हैं, यानी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे क्राइम बढ़ेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, एब्यूजिव लैंग्वेज लोगों में देखने को मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमें नेपोटिज्म, लॉस ऑफ ट्रस्ट, डिक्रीज्ड एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, रैम्पेंट करप्शन देखने को मिलेगा, डीप इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी, ड्रग एडिक्शन देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल लेवल की अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिक्स है उसका क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिलेगा, कास्टिज्म वगैरह हमें देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्टेबलाइजिंग वॉर्स हैं जैसे भी हमें देखने को मिला ईरान और यूएसए के बीच में, रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। इन्वायरमेंटल लेवल की अगर हम बात करें तो वाइड स्प्रेड डिफोरेस्टेशन देखने को मिलेगा हमें, रैपिड जो लॉस है फ्लोरा एंड फौना का वो भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं बायोएथिकल यानी जो बायोलॉजिकल एथिक्स है उसमें, जैसे एबॉर्शन, एनिमल राइट्स, क्लोनिंग, एआई का जो मिसयूज है, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलेंगी अगर हम एथिकल नहीं है, स्पेशली इन दी डोमेन ऑफ बायो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एथिक्स के फंक्शंस क्या हैं, कोर फंक्शनल फंक्शंस क्या है एथिक्स के। एथिक्स एक प्रकार से हमें कंपास प्रोवाइड कराता है ह्यूमन कंडक्ट के लिए कि भाई ह्यूमन कंडक्ट जो है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एथिक्स जो है एक प्रकार से सोसाइटल वैल्यूज का डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है कि सोसाइटी किन चीजों को अच्छा मानती है, किन चीजों को बुरा मानती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एथिक्स हमें क्लियरली बताता है कि क्या डिसएग्रीमेंट्स हैं, यानी अगर हम क्या करेंगे तो इससे क्या चीजें प्रमोट हो जाएंगी। जैसे अगर हम टॉलरेंस को प्रमोट करेंगे तो सोशल हार्मनी आएगी। एथिक्स जो है वो हमें इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने में मदद करता है, ये हमें बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है सोसाइटी में। एथिक्स जो है हमें इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में मदद करता है, ऑल्ट्रिस्टिक कॉन्सेप्ट जैसे दान दक्षिणा इन सबको प्रमोट करने में भी मदद करता है। बट एथिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एथिक्स की सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो डेफिनेशन है गुड की वो आपका स्थान के हिसाब से, काल के हिसाब से, पात्र के हिसाब से बदलती रहती है। यानी हो सकता है कि किसी स्थान पे कोई चीज अच्छी मानी जाती हो, किसी समय में कोई चीज सही मानी गई हो, या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के द्वारा किसी इस चीज को अच्छा माना गया हो। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो प्लेस है, टाइम है और जो पर्सन है उसके हिसाब से चीजें सेम ही रहने वाली हैं। तो इथिक्स इनके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये सबसे बड़ी इथिक्स की लिमिटेशन है। दूसरा जो है, इथिक्स जो है वो सिंपल आंसर्स प्रोवाइड नहीं करता, ऑब्जेक्टिव आंसर्स प्रोवाइड नहीं करता। जो इथिक्स है वो हमें कई बार कॉम्प्लेक्स आंसर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सिचुएशंस भी हमारे सामने कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। दूसरा जो है, तीसरा इथिक्स का जो लिमिटेशन है वो ये है कि कई बार आप देखेंगे कि इथिक्स में सेम प्रॉब्लम के हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे एक कोई समस्या, उसके मल्टीपल ऑप्शन दे दिए गए और ये सारे के सारे ऑप्शन अपने आप में एथिकल भी हैं। अब इस केस में इंडिविजुअल को बड़ा डिफिकल्टी होती है कि किस ऑप्शन को वो चूज करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इथिक्स जो है कहीं ना कहीं इंसान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट करता है, जब उसका मोरल आइडियलिज्म जो है वो क्लैश करता है प्रैक्टिकल रियलिज्म के साथ। तो इस केस में इंडिविजुअल जो है वो एक प्रकार से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी सामना करता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।